शांति बैठिए। देखिए बुआ, हम लोग आज इंग्लिश रीडर के 7वां चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है LOVE, लव डिफाइल्ड। ठीक, अब आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। समझ गए। एक बहुत ही खूबसूरत एक लव स्टोरी आपको जानना है, एक व्यक्ति के बारे में। ठीक, और लव स्टोरी ऐसा है कि समझिए कि दुखद है, सुखद वाला नहीं है, दुखद वाला है। वो फिल्म होता है जेकरा में लव स्टोरी के एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग होता है। कहानी घूमते घूमते लास्ट में हीरो और हीरोइन मिल जाता है। रियल लाइफ में सैड एंडिंग होता है, सब दिन मिलल लास्ट में बिछड़ जाता है। तो यहाँ पे लेखक वही प्रेम कहानी है जिसको उन्होंने साझा किया है हम लोगों के साथ। अब थोड़ा सा उस प्रेम कहानी में जी लेते हैं। कल्पना कर लीजिए कि कोई है। अब देखो कहानियां पढ़ेगा तो ना, कौन भागा, कैसे भागा, केकरा ला भागा। ये गिरधर झा के प्रेम हो गया था। हाँ सही बोला, करीबा इनमें एकदम शांति रहेगा। एकदम कहानी के 2 लाइन बाद सैड चीज शुरू, यानी दुखद जो भी बातें हैं ये तो परिचय रहेगा दवा। सुनिए, लव डे फील्ड के जो लेखक है उनका नाम है गिरधर झा। ये बाई मतलब होता है गिरधर झा के द्वारा, उनके द्वारा एक कहानी लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है? गिरधर झा है। ठीक, अब इनके बारे में जानिए। द राइटर इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर बेस्ड इन पटना। देखो, ये जो लेखक हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट मतलब समझते हैं? अरे जो अखबार में काम करते हैं, पेपर और मीडिया में, तो उनको जर्नलिस्ट कहते हैं। और वो भी कैसन है? सीनियर है, नया नौसिखिया नहीं है, सीनियर है, एक्सपीरियंस वाले। ये अखबार में है, चैनल में ना है। अच्छा, अभी तो शुरू किया है तुरंत। सुनो यहाँ, ठीक। और स्क्रिप्ट राइटर भी है, उसको मतलब कि कहाँ लिखा था ना, बताए एक दिन तुम लोगों को कि बोलता कोई कुछ और, उसको शुद्ध हिंदू करें, हिंदी में। हाँ, तो वो सारी चीजें ये करते थे। और ये कहाँ पे? पटना में ही करते थे। एन एल्युमनस ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, ही इज एट प्रेजेंट द बिहार correspondent of a Mail Today, a daily newspaper of the India Today group being published from New Delhi। अब समझो यहाँ पे आगे, ये जो व्यक्ति हैं पहले पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं। ठीक, यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ गया, वहाँ के छात्र हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं? आज मतलब जब किताब छपा है तब वो मेल टुडे नाम के एक अखबार आता है। और ये अखबार छपवाता कौन है? तो इंडिया टुडे नाम के जो ग्रुप है, कंपनी है जो अखबार छपवाने का काम करता है, उसी में एक अखबार आता है। कौन? मेल टुडे। उसे छपवाने का काम करते हैं, यानी उसी में ये काम करते हैं। और ये पूरा इसका कंट्रोल कहाँ है? पटना में। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक कोचिंग है, ठीक, ये है इंडिया टुडे, इसका एक ब्रांच कहाँ लगा दिए हम? मान लो बिहटा में, ठीक है, बिहटा में। और वहाँ किसी व्यक्ति को उसमें हम संभालने के दे दिया। अब उसमें भी देखो, एक क्लास चल रहा है, मान लो कि चलवा रहे हैं 6 से 10th तक, एक चला रहे 11 12, एक चला रहे कंपटीशन, मान लो ऐसे। तो किसी एक व्यक्ति को हम कह दे कि आपको बस 6 से 10th तक 12th तक आपको देखना है। एक को दे दिए कि आप खाली 11 12 देखिए, और एक को दे दिए कि आप कंपटीशन वाले देखिए। तो 3 व्यक्ति को अलग अलग काम दिए हुए हैं। ठीक, अब पूरा कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हम कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ है, इंडिया टुडे ग्रुप जो है ये अखबार छपवाने का काम करता है। इसी में एक अखबार आता है जिसका नाम है मेल टुडे। और पटना में इसमें जो भी लिखना है या स्क्रिप्ट राइटर, यानी उसमें जो भी करना है सुधार वगैरह, वो सारा काम कौन कर रहे हैं? ये गिरधर झा। यहाँ तक कहानी समझ में आया? तो ये चीज ये करते हैं। फॉर्मरली अ न्यूज एडिटर ऑफ द पटना एडिशन ऑफ द हिंदुस्तान टाइम। तो वह में जो हिंदुस्तान टाइम नाम है,
तो वहां पे ये पटना में इसमें एडिशन के काम करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है, पहले वो जो काम करते थे वो कहाँ करते थे? हिंदुस्तान टाइम्स में। फिर वहां से छोड़ के कहाँ चले गए? इंडिया टुडे वाला में। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, उसको छोड़ के किस में आ गए थे? इंडिया टुडे में। समझ गए कि वहां वाला जॉब छोड़ दिया, फिर कहाँ चले गए? इंडिया टुडे वाला में। और उसमें जो मेल टुडे आता है वहां पे ये काम कर रहे थे। यहां तक कहानी समझ में आया बबुआ? ओए, समझ में लो, आगे बढ़ियो। तो इसमें वही था, देखो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। पहले वो हिंदुस्तान टाइम्स में जो पटना में था उसका, वहां पे वो काम करते थे। अब बाद में ये मेल टुडे में चल गए थे, जो दैनिक समाचार है, वहां पे इसमें काम ये करते थे। आगे देखो, ही इज known for his incisive reporting on different subjects written in beautiful prose. The present story, Loved Field, was published in 1996 in the Hindustan Times दिल्ली एडिशन। अब देखिए, इनको अपना जो रिपोर्टिंग करने का जो तरीका है और जिस तरह से उसको ये लिखते थे उसके लिए भी जाना जाता है। ठीक, अखबार की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, लोग इनसे सीखते हैं जिस प्रकार से लिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। इनका जो अभी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लव डिफाइल्ड, ये कहानी 1996 में जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है उसमें छापा गया था, दिल्ली वाला संस्करण में, जो दिल्ली में है हिंदुस्तान टाइम्स ब्रांच, तो उसमें इसको छापा गया था। समझ गए? और उसी को हम लोगों को आज पढ़ना है। सुनिए का है। अरे ब्रांच एक जगह थोड़े होता है गधावा, हेड ऑफिस कहो कहाँ है? हाँ, हेड ऑफिस होता है, ब्रांच तो हम कितना भी बना सकते हैं। जहां से बैठ के हम उसको पूरा चला रहे हैं वो हो गया मेरा हेड ऑफिस, जहाँ पे हम बैठेंगे। मान लो तुम्हारा ये कोचिंग है, हम यहाँ बैठ रहे हैं, अब पूरे भारत में हम कोचिंग चला रहे थे, हेड ऑफिस कहाँ हो गया? यहाँ। सब कुछ कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। अगर हम यही बैठ के पटना में, तो हेड ऑफिस कहाँ हो जाएगा? पटना। अब बाकी सब क्या रहेगा? ब्रांच रहेगा। तो हेड ऑफिस पूछो कहाँ है? तो इन सब चीजों का ज्यादातर जो हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में रहता है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे कहानी शुरू हो गया। हाँ, सो देखो क्या हो रहा है। चलो चलिए परियों की दुनिया में उड़िए हवा में। हाँ देखियो, आई बिकम एन IAS ऑफिसर डियरी, आई विल मैरी यू। I sounded modeling है ना, modeling as I clasped her hand tightly। कह रहे हैं लेखक जी, कहानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अगर मैं IAS बन गया तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अब प्रिय के जगह आपको जो भी डालना है अपना डालते रहिए, अपनी प्रेमिका को आप क्या कहिएगा। ठीक, कि अगर मैं IAS अधिकारी बन गया तो मैं शादी तुम्ही से करूंगा। उसका हाथ पकड़ते हुए भावुक स्वर में कहे, यानी साथ में अपना बैठे हुए हैं और उसके हाथ को पकड़ के कह रहे हैं कि जब हम IAS बन जाएंगे ना, बारात लेकर तो घर आएंगे, तुम्ही से शादी करेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हाँ प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा। समझ गए? तो ये बात अपना इमोशन में आकर के उसके हाथ को पकड़ते हुए लेखक ने अपनी प्रेमिका से कहा। शी फ्लैश्ड हर डिसएमरिंगली endearing a smile, put her other hand on mine, the gently said with a glint in her eyes, and if for some reason you don't, then I will marry you। तब वो लड़की का कि थोड़ा सा मुस्कुराई, अपना दूसरा हाथ उसके हाथ में रखी और हाथ में हाथ रखते हुए मुस्कुरा के कही कि अगर किसी कारणवश तुम IAS ऑफिसर नहीं बने तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाय रे, ना समझा? नहीं, अरे हम हैं, ये हमारा प्रेमिका है, ठीक। हम इससे कहे ना कि जाने मन जब मेरी जॉब हो जाएगी तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तो ये हमसे करिए कि अगर जॉब नहीं भी हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम आपसे कर लेंगे। मतलब एक रोमांटिक मजाकिया मूड, कि ना हुआ तो हम आपसे कर लेंगे। एगो वो गाना सुना है जी हाले मुश्किल? हाँ
हम मस्किल मकुम में रंजिश बहार हिजरा बेचारा दिल है। उसमें डायलॉग है, लड़कावा कहता है ना कि नहीं, लड़कियां कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी, तो लड़का कहता है कि तुम मर भी गई तो मैं तुम्ही से शादी करूंगा। उसी प्रकार के यहाँ पे कहानी है। लड़कवा कहा कि हम जब जॉब ले लेंगे, आईएएस बन जाएंगे तो तुम्ही से शादी करेंगे। वो कहे कि तुम आईएएस नहीं भी बने तो हम तुमसे कर लेंगे, मतलब शादियां तो हम दोनों के होगा ही। अगर आईएएस बना तो तू हमरा से कर लेना, और नहीं बना तो हम थोड़ा से कर लेंगे। समझ गए? तो उस तरह की बातें थी यहाँ पे, समझ गई? क्लियर? आगे आइए। देखिए, इट वाज सो टिपिकल फॉर हर विटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू अ फॉल्ट फॉर 8 years। ये कह रहा है कि यही चीज, ये जो बोले ना डायलॉग, यही उसकी खासियत थी। हर चीज को वो मजाक में लेती थी और उसमें अपना बात घुसा देती थी। अपना प्रेमी और अपना प्रेमिका सबको अच्छा लगता है और अच्छी लगती है, उसके जैसा कोई नहीं, और वही होना भी चाहिए। अगर कोई और अच्छा या अच्छी लगने लगा या लगने लगी तो फिर तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो चाहे जैसन हो, अपना वाला ही बेस्ट होना चाहिए, वही सारा जहां है। ठीक? तो ये कहा कि वही उसकी खासियत थी, एकदम मजाकिया और समझ एकदम बहुत हाई लेवल के, कि यहाँ तुम करो और घुमा के उसको बोले कि हम तुमसे शादी करेंगे, ये बनेगा तो तू करेगी, ना बनेगा तो हम तुमसे कर लेंगे। तो ये मजाक भी और समझ भी, दोनों चीज को ये लाइन दिखा रहा है। तो कि इस प्रकार की वो लड़की थी। आगे वो कह रहा है कि फॉर 8 years वी लिव्ड आवर लिव्स टुगेदर बिकमिंग इन द प्रोसेस इमोशनल एंकर फॉर ईच अदर। कि हम लोगों ने 8 साल एक साथ जिंदगी बिताई, यानी इनका जो लव अफेयर चल रहा है, जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो कितने साल से है? 8 सालों से चल रहा है। और इस दौरान ये लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से एकदम जुड़ गए, ऐसे जैसे मानो कि मेड फॉर ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के सहारा बन गए। हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना सब कुछ है। ठीक? तो देखो आगे वो कह रहे हैं कि वी लाफ्ड, वी क्राइड, वी फाउट एंड वी इनवेरेबली किस्ड एंड पैच अप। कि हम लोग हंसे, हम लोग रोए, हम लोग समझौता किए, कई बार झगड़े हो गए तो होता है ना कि ओके बाबू बाबू मान जा आज कोची हमारे तो सब पढ़ा रहा है। तो एक दूसरे को चूमते हुए सुलह भी कर लिए कि ठीक है, जो लड़ाई था खत्म करते हैं। तो सब कुछ किए, यानी एक तरह से जो पति पत्नी के बीच होता है ना, लड़ाई भी, झगड़ा भी, मिलना भी, हंसना भी, रोना भी, हर तरह की चीज, वो सारे चीजें 8 साल में अपना जी रहे थे दोनों, मुर्गा मुर्गी। ठीक ना? आगे देखिए क्या हो गया मुर्गा मुर्गी के आगे करे। वी वर मोर देन प्लेटोनिक लवर्स टेकिंग थिंग्स एज दे केम, सेपरेशन वाज द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड्स एंड वी वर लेवलेड एज द मेड फॉर ईच अदर कपल हुज फॉर्मल अलायंस वाज अ फोरगोन कंक्लूजन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने तो सुलह कर लिया, हंसे भी, रोए भी, हर चीज किए, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस एक प्रेमी नहीं थे, एक ऐसा प्रेमी जिसको हर कोई जानता था। लोग देख के ये कहता था कि ये दोनों के तो शादी होना तय है। 8 साल से साथ में था और हर तरह से जिंदगी को जी रहा था, हैंडल कर रहा था। तो लोगों को यही लग रहा था कि ये दोनों का तो तय है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ हम एक आदर्श प्रेमी नहीं थे जो चीजें जैसे आती थी उसको स्वीकार करते थे। जिंदगी में जो भी आ रहा है हम दोनों को एक दूसरे को मिलके हैंडल कर रहे थे। और हमारे जहन में जुदाई नाम की चीज तो दूर दूर तक नहीं था, न मेरे दिमाग में, न उसके दिमाग में, न लोगों के दिमाग में, कि हम दोनों कभी अलग भी होंगे। किसी के दिमाग में नहीं था। सबको ये पता था कि इन दोनों की शादी होगी, और हम दोनों को भी पता था कि आने वाले समय में हम दोनों जब आईएएस हम बन जाएंगे तो इसी से शादी करेंगे। तो लड़का के भी दिमाग में चल रहा है कि हम आईएएस बनेंगे तो इससे शादी करेंगे। लड़की भी कह रही है कि तू आईएएस नहीं भी बना तो शादी हम तुम्ही से करेंगे। और लोग भी जो देखने वाले वो भी जान रहे हैं कि ये दोनों के शादी तो होना तय है। इतना मजबूत लव स्टोरी चल रहा है, इतना बढ़िया इनका जिंदगी 8 साल से चल रहा है। 1-2 दिन का नहीं है, 8 साल का प्यार चल रहा है। ठीक? तो ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों का मिलन होना
तय है। लेकिन 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 डेस्टिनी हाउएवर हैड अदर आइडियाज, लेकिन नियति को कुछ और पसंद था। आ गया बुआ रे, इतना बढ़िया चल रहा है लेकिन लिखने वाला तो कोई और बैठा हुआ है, उसको कुछ और पसंद था। नियति मतलब भगवान समझो, उनको कुछ और पसंद था। क्या हो गया? फेस्ड विद पेरेंटल ओपोजिशन एंड ब्लिकोज किन आई डेवलप कोल्ड फीट व्हेन इट केम टू टाइंग द नॉट विद द गर्ल आई हैड सो पैशनेटली लव। कह रहा है कि लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। माता पिता के विरोध और ये झगड़ालू जो रिश्तेदार होते हैं उनके सामने मेरा ये प्यार नहीं टिक पाया। उस लड़की का साथ देने में मेरे कदम डगमगा गए जिसको मैं बड़ी शिद्दत से चाहता था, जिसके साथ मेरा 8 साल का प्यार था। और जब बात आई शादी की तो अपना घर बताया होगा बेचारा लेखक, तो उसके घर वाले मतलब माता पिता और रिश्तेदार इसके विरुद्ध हो गए। अब क्या करे बेचारा, कहने जाए तो कह रहे हैं कि अपने माता पिता और रिश्तेदारों की वजह से हम जिस लड़की को इतने शिद्दत से चाहते थे उसके साथ देने में डगमगा गए, मेरे कदम नहीं चल पाए। वही यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि माता पिता के विरोध और झगड़ालू रिश्तेदारों के सामने उस लड़की से शादी करने के लिए मेरे कदम ठंडे पड़ गए, यानी डगमगा गए। हम वो साथ नहीं दे पाए और जिससे मैं इतनी शिद्दत से प्यार करता था उस लड़की का साथ ये नहीं दे पाए। समझ गए? आईएएस बनेंगे कि ना बनेंगे, क्या करेंगे आगे देखिए। माई ईयरली जीव्स एट दोज हु लव्ड एंड पार्टेड व्हेन इट केम टू द क्रंच स्टार्टेड इन माई फेस एज आई कुकड अप 1001 एक्सक्यूजेस टू स्नैप माई टाइज विद हर। आगे कहा जा रहा है कि जिन प्रेमियों का मैं पहले मजाक उड़ाया करता था, जब ये प्रेमी प्रेमिका थे तो कई सारे इनके लिंक में दोस्त वगैरह जो होंगे वो प्रेम करते थे एक दूसरे से और किसी कारणवश वो अलग हो गए, तो ये मजाक उड़ाते थे उसका कि कैसा आशिक है तू, अपना प्रेमिका के साथ नहीं दे पाया, प्यार किया छोड़ दिया। हमने देखो तो हम छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज इनको बेचारा के हालात हुए हैं, ये भी उसी हाल में आए हुए हैं छोड़ने पर। और ये जो मजाक करते थे आज इनका उड़ाया हुआ मजाक इन्हीं पे पड़ रहा है। जब कोई दूसरा प्रेमी प्रेमिका अलग होता था तो उसका ये मजाक उड़ाते थे कि ऐसा क्या वैसा क्या, और खूब हंसी मजाक करते थे। आज वही चीज इनके साथ घट रहा है, कर रहे हैं कि वो उड़ाया हुआ मजाक आज मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। समझ गए? क्योंकि वही हाल मेरा है, क्योंकि मैं भी अपने उस रिश्ते को तोड़ने के हजारों बहाने ढूंढ रहा था। माता पिता खिलाफ में है, रिश्तेदार खिलाफ में है, तो डायरेक्ट जाके तो कर नहीं सकते हैं, तो कुछ ढूंढ रहे बहाना कि कोई ऐसा बहाना मिले जिससे कि हम ये रिश्ता तोड़ दें और अलग हो जाए। और पहले जब कोई आशिक ऐसा करता था तो उसका ये मजाक बनाते थे। आज वही हाल इनका हो गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ आइए आगे सुनिए। आगे हुआ बेचारा अलग हो गया है। Having had an empirical assessment of my gray cells coupled with my inability to burn the midnight oil, I had already decided to spare the bureaucracy from myself, falling back upon journalism, which my girl friend always wanted me to pursue. देखो कह रहा है कि अब इतना कुछ हो गया, घर वाले खिलाफ हैं, हम भी अपना बहाना ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए बेचारे पूरे तरह से, क्योंकि 8 साल के रिश्ता इनका टूटने वाला है, अलग होने वाले हैं। जिसके अलावे कभी किसी के बारे में सोचे नहीं, अब उसको छोड़ना है। और ऐसे टाइम पर व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं रहता है। वो जो काम कर रहा होता है वो काम करने में उसको मन नहीं लगता है। और ये काम क्या कर रहे थे? पढ़ाई, क्योंकि पढ़ लिख के इनको आईएएस एग्जाम दे करके यूपीएससी के और आईएएस बनना था। ठीक, तो इस कारण से इनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था।
ये हो गए पूरे तरह से डिस्टर्ब और पढ़ाई नहीं कर पाए। और जब पढ़ाई नहीं किए तो वो ये भी तय कर लिए कि अब हम ये सब नौकरी चौकरी जो है वो नहीं करेंगे, हमको IAS FIAS ये सब नहीं बनना है। और वो चुन लिए किस चीज को, पत्रकारिता को, यानी जर्नलिज्म को चुन लिए। यही क्यों चुने, चुनने को तो और कुछ चुन सकते थे, ये इसलिए चुने क्योंकि जो लड़की है उसकी इच्छा थी कि ये जर्नलिज्म करे, यानी कि ये जर्नलिस्ट बने, पत्रकार बने। तो ये देखे कि जिंदगी भर तो साथ नहीं दे पाए, कम से कम वो जो चाहती थी वही बन जाते हैं। यानी यहाँ पे अगर देखो तो उनका एक इमोशन है और कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अलावे, तो वो अपना जिंदगी ही उसके नाम कर रहे हैं। अपनी पसंद की चीज को वो छोड़ दिए और उसकी पसंद की चीज को अपना लिए, इस सोच में, ये सोचकर कि जब तक उस चीज से हम जुड़े रहेंगे कहीं ना कहीं वो मेरे साथ रहेगी। जब भी वो जर्नलिज्म करेंगे, जर्नलिस्ट वाला काम करेंगे, उनको वो याद आएगी, वो पहचान बनेगी उनकी कि उसी के वजह से, उसकी इच्छा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो एक अपने आप को संतुष्टि देने के लिए अपना ये चीज को ये अपना लिए। समझ गई? तो इश्क में आदमी का से का हो जाता है बेचारा IAS से जर्नलिस्ट बन गए, का करवा भाई, सबके यह कहानियां है ना। आगे देखिए क्या हुआ, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है, बेचारा यही विलेन है, लड़की विलेन नहीं है, विलेन खुद ही है। और फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हम विलेन हैं, और लिखे भी। चाहते तो नहीं लिख सकते थे, चाहते तो उसको घुमा के लिख सकते थे। या हो सकता है कि लड़की में सब होगा, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने ऊपर सब इल्जाम ले रहे हो। प्रेमी प्रेमिका में अक्सर ये होता है, तुम्हारी 1000 गलतियों को वो अपने ऊपर ले लेगा, तुमको सही ठहरा देगा। तो हो सकता है ऐसा भी, कहानी पढ़ोगे तो लगेगा कि जो हीरो है, जो लेखक है, वो गलत है और लड़की सही है, लेकिन लड़की ने कहानी में हर जगह लड़का को सही ठहराया है। वही अगर हम चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि लड़की गलत की होगी और लड़का उसको अपना सही प्रेमिका को ठहराने के लिए अपने ऊपर पूरा इल्जाम ले लिया। अब जो भी है, ये चीजें प्रेमी प्रेमिका के बीच चलते रहती है, उसी पर आधारित है। तो देखिए आगे, अ ब्यूटी हु नेवर फेल टू टर्न मेनी हेड्स, सी वाज लिस्ट कॉन्शियस ऑफ हर चांस विच ऑफन मेड मी रियलाइज दैट हर रियल ब्यूटी वाज एक्चुअली नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। एक मिनट, कहीं किताब तुमने ले ले जी? आए कोई ना, बहुत बढ़िया। हमको लग रहा है कुछ छूट का रहा है, हमको लग रहा है कुछ छूट रहा है जी। मिले आ गई, मिले आती है ना, तो अगर छूटल होगा तो हम बता देंगे। अरे वो आ ना रहा है, रुको ना। हाँ है क्या यहाँ पे है। देखिए आगे वो कह रहे हैं लेखक कि लड़की वो ऐसी है, इतनी सुंदर है कि कभी भी वो इस बात में सफल नहीं हो कि किसी रास्ते से गुजरी और हर व्यक्ति उसके तरफ न देखा हो। यानी कि इतनी सुंदर लड़की है कि जब भी वो रास्ते से गुजरती थी तो जो भी लोग होते थे उनका नजर एक बार इस लड़की पे टिक ही जाता था। लेकिन कभी भी वो लड़की इस बात पे गुरूर नहीं की, वो इस बात पे घमंड नहीं की कि हम इतना खूबसूरत हैं, लोग हमको इतना देखता है। उन सब चीजों को वो कभी वैल्यू ही नहीं दी, उसके तरफ वो उतना ध्यान नहीं दिया, इन सब चीजों को वो कभी अभिमान नहीं की। ठीक, जिससे ये कह रहे हैं कि हमको हमेशा ये एहसास होता था कि इसकी असली जो खूबसूरती है वो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी आंख से देख करके इस लड़की की खूबसूरती नहीं देख सकते हो, क्योंकि खूबसूरती असल में कहाँ था? अंदर। ठीक, एक बाहरी चेहरे का बनावट तो लोगों को खींच लेता था, जो कि उसकी असली खूबसूरती नहीं है। असली क्या है? उसके अंदर की। इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कभी भी वो अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करती थी, कभी भी वो अपने प्रेमी को ऐसा नहीं दिखाती थी कि हम खूबसूरत हैं और मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुमको नहीं मिलेगा। इस तरह की कोई चीजें उसमें नहीं थी, ऐसा लेखक का मानना है। और कहते थे कि वो उसकी असली खूबसूरती थी जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। समझ गए? हर सिंप्लिसिटी रैन कॉन्ट्रेरी टू माई प्रोक्लिविटी ऑफ ओवर डूइंग थिंग्स। और कह रहा है कि इसकी जो ये सिंप्लिसिटी है, ये जो एकदम साधारण रूप में रहती है, और ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट कि हम IAS बनेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, मेरे पास ये पावर होगा, वो पावर। और लड़की एकदम शांत। तो कहते थे कि कई बार हमको अपने आप पे शर्म आ जाती थी कि ये लड़की इतना खूबसूरत है, इसमें भी क्वालिटी है, गुण है, लेकिन वो कभी इस चीज को फेंकती नहीं है। हम ले लंबे लंबे फेंक रहे हैं उसके सामने।
तो वो चीज यहाँ पे वो कर रहे हैं कि जिससे मुझे अक्सर एहसास होता था कि उसकी असली खूबसूरती जो है वो नंगी आंखों से दिखाई देती है। उसकी सादगी मेरी हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत के बिल्कुल विपरीत थी। लेखक हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता था और लड़की एकदम सादगी, एकदम शांत रहने वाली थी। जो है तो है बस, ठीक, समझ गए। आगे देखो करा है, टॉल ब्रिटिश एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिलाइट माई इनसिक्योरिटीज मेड मी मोर वैल्यूएबल अबाउट माई सीमिंगली नॉन एग्जिस्टेंस क्वालिटीज। आगे वो कह रहे हैं कि मैं लंबा लंबा फेंके वाला आदमी, असभ्य सा, जिसको तमीज नाम के भी चीज नहीं है, उसके सामने वो शांत रहने वाली, ज्यादा बात नहीं करने वाली, जो है सो है यथार्थ में। और ये अपनी कल्पना के दुनिया में अभी आईएएस के एग्जामों ने दिए हैं, आईएएस वाला पूरा फेंक रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाई होगा, ठीक, कि मैं लंबा लंबा फेंकने वाला आदमी, असभ्य सा, ऐसा जैसे मानो कि अगर मानव शास्त्रियों को पढ़ना हो तो सबसे पहले वो हम ही को पढ़े कि एगो इहो प्रकार के जीव होता है, उस प्रकार के मैं व्यक्ति, ठीक। अपनी हीन भावना के कारण मैं अपनी काल्पनिक खूबियों की बातें जोर शोर से करता था कि हम भविष्य में आईएएस बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक। और जितना ज्यादा मैं बोलता था वो उतना ही शांत रहती थी। The louder I talked about my virtue, the faster I made a fool of myself। और कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मैं बोलता था उतना ही जल्दी मैं मूर्ख बन जाता था उसके सामने। जिस प्रकार से उसका स्वभाव था, जैसे वो शांत रहती थी, उसके सामने लेखक कह रहे हैं कि हम लंबा लंबा फेंक के अपने मूर्ख बन जाते थे। ये इनको एहसास हो रहा है, समझिए, इतना बात है, इस चीज को समझ रही हो, समझ रहा है जी? खिसे करबा यहाँ बेचारा अलगे हो गई तो खिसा कर में लगल है तब पता चलता बा। यहाँ से ना लोड गिरता बा, यहाँ से गिरता बा, रोए का मन करता बा, बाकी रोएबा ना, मुंह लुकेले रहबा के कोई देख ना लेबे। हाँ देखली है, हाँ ई कर लेबा, ओकरा ना होबा है, वो आउ दुख देवा है, कह दे तो बगल वाले बैठल की बैठ तोर तो मेरा रुए भाग गल रे। ये कहते कि एक बार ई करा, ई करवे में आउट टेंशन है। पहले प्यार मोहब्बत हुआ, अलग हुए तो कहीं ना कहीं दिल मजबूत है, इमोशनली थोड़ा सा मजबूत हो गए हैं। भागू गई पत्नी तो सह लेंगे, लेकिन अगर पहले न हुआ है, पहली बार उसी से हो रहा है, वही भाग गए, पंखा में टंग जेबा ले पढ़ ला, देखा जिंदगी में का होगा है। कहाँ के भागी थी से पता चली थी। आगे देखो, तोर तो लगते कि रोज 4 गो अगुए अभी था। देखो यहाँ, स्टिल सी वाज द ओनली वन हु अंडरस्टूड मी। करिए कि फिर भी एक वही थी जो मुझे समझती थी, कोई समझने वाला नहीं था। सब तो हमको वह कहता था कि ये लंबा लंबा फेंकने वाला आदमी है, फेंकू चंद, लेकिन एक वही थी जो मुझे समझती थी। ओवरलुक्ड माई शॉर्ट कमिंग्स एंड मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी कमियों को नजरअंदाज करती थी और मुझे या मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट लाती थी, मेरे अंदर आत्मविश्वास लाने का काम करती थी। तो एक वही लड़की है जो मुझे समझती थी, जो मेरी कमियों को नजरअंदाज करके और मेरे कॉन्फिडेंट को बढ़ाने का काम करती थी। फॉर मेनी ईयर्स आई विजुअलाइज माई लाइफ एज टोटली बैरन विदाउट हर। और कह रहा है कि कई वर्षों तक, जब ये अलग हो जाते हैं तो कई वर्षों तक उसके बिना अपने जिंदगी को एक बोझ जैसा महसूस करते हैं, जैसे मानो जिंदगी एक बोझ बन गई हो। इससे तो मौत अच्छा होता, मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। सी वाज माई लाइफ फोर्स, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माई अल्टर ईगो ऑल रोल्ड इनटू वन। कि वो लड़की जो है वह मेरे जीवन की शक्ति थी, जिससे मुझे प्रेरणा मिलता था, वो प्रेरणा की स्रोत थी, जिसके लिए कर रहे थे, जहां से हमको हिम्मत मिलती थी, ठीक। वो ऐसी थी जैसे मानो कि एक सुनी बंजर जमीन पर फसल उगा दे, उस तरह के। मतलब अपना पूरा बता रहे हैं कि वो लड़की मेरे जीवन में क्या महत्व रखती है। जिंदगी थी, सांस थी, ठीक।
एहसास थी। इतना उनके लिए वो खास थी। तो छोरे का इतना देखी, एक तरफ कब के है कहानी, 1996 में छपा है। जब छपा 1996 मतलब घटना तो कम से कम 10 साल पीछे होगा, यानी 1986 में चले जाओ। उस दौरान की घटना है, आज तुम पढ़ रही हो। सोचो उस टाइम के समाज कैसा था। आज यहाँ गार्जियन नहीं तैयार होता है। आप कहिए कि हम किसी को अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं, गार्जियन तैयार होता है? कटा के बोरा में डला के गंगा जी में फेंका जाए, वो कुछ ना मिलता, वो सब मछली खा के बराबर। वो जिस समाज में रह रहे थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये चीजें और थी, तो वो नहीं था। समाज में कई सारी चीजें थी पहले, शायद कर लेते, हो सकता था समाज ही इनको बाहर निकाल देता गांव से। ऐसा थोड़े कि माए बाप की इच्छा नहीं होती थी, या आज नहीं होती है। पता है कि ठीक है कर देंगे, बेटा बेटी की खुशी से बढ़ के थोड़े कुछ होता है। बस दो चीजें उनको रोक लेती है। एक डर, जिस लड़के से या जिस लड़की से शादी करना चाह रहा है या चाह रही है, वो क्या उन दायित्वों को सही तरीके से निभा पाएगा, पहला डर। दूसरा उससे भी बड़ा डर है समाज। उनको इस बात से आपत्ति नहीं है कि हमको इससे शादी करवा देंगे, तो अब शादी होगी तो अपने दायित्व को तो निभा ही लेगा किसी प्रकार। सबसे बड़ा डर होता है समाज। समाज हम पे हंसेगा, हम पर उंगली उठाएगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा अपने मर्जी से शादी कर लिया, क्या संस्कार दिया है तू, तुम्हारे अनुसार नहीं चला। यही बात रोकती है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। समाज के जो नियम हैं वही रोक लेते हैं, समझ गई? तो उस टाइम पे और ये सारी चीजें थी, तो इस कारण वो छोड़े, करे काहे छोड़ दिए, तो यही सब था। करें कि वो सब कुछ थी मेरे लिए, यानी हर चीज वही थी। उठ के पहले रब से तेरा नाम लूं, ठीक है ना? आ छोड़ा ना, माँ के गले कहानी खत्म हो गई। उस सतयुग में माँ होले, कलयुग में पहले मेहरारू होबा है। हाँ, लिटिल वंडर आई फेल्ट पार्ट ऑफ माई सेल्फ बीइंग ए स्लाइड ऑफ व्हेन आई डिसाइडेड टू से गुड बाय। आगे वो कर रही है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उससे विदा लेने का निर्णय लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरा एक हिस्सा है मुझसे अलग हो गया। समझ गए? लेखक आधा मर गया, उसका आधा शरीर खत्म, बस चल रहा है एक पुतला के जैसा। अब उसमें कुछ नहीं है, ठीक खोखला एक मशीन के जैसा हो गया बेचारा, अपना आधा हिस्सा खो दिया है। लग रहा है कि हमरे कहानियां लिखल है, ऐसा लगे थे तूनी के कि हमरे कहानियां लिखल है। ए चल्लू अमर जाए बेटा बाल डाले कोई कि वहाँ ऐसे पूछली ना थी कि ना सर जी वहाँ ना खूब 1-1.5 घंटा खूब बढ़िया से मसाज करे, खूब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे रगड़ता हुआ एकदम नींद आवा है। तब जाही कि तो ऐसे हम ना जाऊँगा, अब ना जाए, अब ना का मसाज करता है वो। ए रोशन ए देख, अरे सबको हुए कहानियां है, बस कोई के जानी थे लोग, कोई के न जानी थे। इधर देखो, आज करना है ओकर कहानियां बनते, तू टेंशन काहे ले थे? तो आगे बन गए सके पीछे बनते, कहानियां तो बनना ही है। और कोई के शादी से पहले ही बन जाए, कोई के शादी के बाद बनाई। ये कहानी से गुजरना है आपको। मान ले शादी से पहले आपकी नहीं, शादी के बाद भी होता है। और शादी के बाद मान लो हमारी पत्नी रूठ जाएगी, रूठ के चल गई माई के, हाँ बोलिए न रही है, मनैलो पर न मानी थे, तो हमारा आधा हिस्सा गायब हो जाए ना जी। इतनी हर कोई फील करता है। न तो हमने के मम्मी के तो पापा के तो अरेंज मैरिज हुआ है, तनी पूछ के देखना। कभी खाली मम्मी के पता चल जाए तो कि कहीं पापा के चक्कर चले थे, पता चल जाए, फिर देख मम्मी के रूप, वो रूप जाए लेना देख ले हो गए। कौन कौन है तुझे पता है, वो तांडव हो जो तू घर में, समझ गई? तो हर कोई उस दर से गुजरता है। देखो यहाँ पे शी वाज वेयरिंग अ कैनरी येलो ड्रेस माय फेवरेट व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम। अब आखिरी बार मिलने के लिए बुलाना था, ऐसे ही थोड़े छोड़ देते, अपना बहाना देना था कि हम क्यों अलग हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमको याद है जब आखिरी बार वो मिलने आई थी तो मेरे पसंद की
जो पीले रंग की कैनरी पीला रंग पता ना कैसन होता है, लेकिन हम पीला खाली जानते हैं, ये सब लड़की जानती है। देखिए पीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि मेरी पसंद की ड्रेस थी। With my red thoughts crowding my mind, I entered the restaurant with trepidation, rehearsing filmy excuses। अब वो कर रहे हैं और एडिंग lachrymose sentimentality to my side of the story, so egogenously laced with all kinds of mundane reasons। ये कहाँ खत्म है जी, पूरा ये खत्म है। सुनो कहानी में आगे क्या होता है। कहानी में कह रहे हैं कि अब मिलने का आखिरी टाइम था, आखिरी बार हम उसको बुलाएं, तो बुलाएं तो मेरी पसंदीदा ड्रेस पहन के पीला रंग के कैनरी पीला रंग के ड्रेस पहन के आई। मिलने वाले थे एक रेस्टोरेंट में। अब ये कह रहे हैं लेखक कि रेस्टोरेंट में जाने से पहले, क्योंकि आखिरी मिलन है, बहाना करना है, तो इनके दिमाग में हजारों बातें चल रही है। ठीक, एक तरह से समझो कि एकदम कंफ्यूज बातों से, इतनी बातें चल रही। वही यहाँ बता रहे हैं, देखो कि असंख्य विचारों से भरा मेरा मन मेरे कांपते कदम के साथ, इनका कदम भी कांप रहा है। 8 साल के रिश्ता से अलग होना इतना आसान नहीं होता है। वो चेहरा कहीं दिख भी जाए ना तो हार्ट बीट बढ़ जाता है चेहरा का। उसके जैसा भी अगर दूर से लगे ना कि वही है, तो कलेजा फकर फकर करता है। हम यहाँ सही बताई थू, एसीओ में पसीना छूटे लगा हो इसक में, समझा। अब तुम घाड़ी जो प्रेमिका रहेगी वो तुमसे अलग हो जाएगी। 2-4 साल बाद तुमको एकाएक अगर दूर से भी लगेगा ना कि वही है, तो हालत पंक्चर हो जाएगा, ओखनी कांपे लगेगा ऐसे ऐसे, तो बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहेगा। वो एक इमोशन है, वो काहे किसी को न पता है। ठीक, हाँ ऑटोमेटिकली होने लगता है। हम बतावी थी ना, हमारे बात तो विश्वास कर, हम देखली है। ठीक, हमरे हो लेता, हम अपन बुद्धिया ना देखी थे कैसे से कांपी थे, तो हमरे पर मान के चल। कहानी समझना जरूरी है, किसके साथ घटित हुई है वो थोड़े जरूरी है ना। तो वो नाम भी कहीं सुनाई दे देवे ना, वो नाम के, तो हार्ट बीट बढ़ जाता है। ये दिल फेंक आशिक है। हाँ हाँ, ये भैया के सालियों पर दिल फेंक दे है, बहन के ननदों पर फेंक दे है, सगरो फेंक दे, ले खेल सा ना भाई, सब झूठा बात है। इधर देख, आगे देखो। तो वो कह रहे हैं कि इन सारे बातों के साथ हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। मन ही मन हम अपना झूठा कहानी बना रहे थे, उस कहानी में भावना डाल रहे थे कि ऐसा नाटक करना जैसे लगे कि हम एकदम सच में मजबूर हैं, मेरी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबको करते हुए, बहाने को दोहराते हुए कि देखो जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, कई सारी चीजों को, कि इन सब को रीजन बना के किसी प्रकार उसको कन्विंस करेंगे कि हम मजबूर हैं और अलग होना है। यही सब चीजों को सोचते हुए, रिहर्सल करते हुए, दिमाग में इन सारी बातों को लेते हुए वो कहाँ गए, रेस्टोरेंट में। ठीक, और ये कह रहे हैं कि जितने भी बहाने थे सब बेकार थे, फालतू थे। इसमें से कोई भी ऐसा बहाना नहीं था जो एकदम पक्का रीजन हो अलग होने का, फालतू था। लेकिन उस टाइम के समाज ही ऐसा था। अब बेचारे के पास यही बहाने बच रहा था। बड़ा दुख है आदमी के। She heard my cook and bull story patiently, never showed any emotions and insisted on footing the bill। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो भी हम बहाना किए, जो भी हम कहानी सुनाए मंद ग्रंथ, वो पूरे कहानी को वो धैर्यता से सुनी और कोई इमोशन नहीं दिखाई। वो होता है ना कि रोना धोना, बाबू सोना, कुछ नहीं। वो सीधे कहे कि बिल पे करो, कुछ नहीं, ठीक है बिल पे करो, चलो आगे। वो कहें यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स डियर। जब इस तरह से वो बोलती है तो कहते हैं कि तुमको हमसे कोई शिकायत नहीं है, हम तुमको छोड़ रहे हैं, 8 साल का रिश्ता और तुमको कोई शिकायत नहीं है। तब वो लड़की देखो क्या जवाब देती है। वो कहती है यहाँ पे आगे और है, आई आस्क्ड विद मोइस्ट आइज एंड शॉक्ड वॉइस ऑल अफेक्टेड। और कह रहे हैं कि ये बात जो है वो हम पूरे भावुकता में, आंखें नम थी मेरी, और उसके साथ हम उससे ये पूछें कि क्या तुमको हमसे कोई शिकायत नहीं है, हम अलग हो रहे हैं, हम तुमको छोड़ रहे हैं, तो
तो लड़की जवाब देती है, क्या देती है? शी क्लैप्ड माई हैंड विद बोथ हैंड्स। वो अपने दोनों हाथों से लेखक का हाथ पकड़ती है और कहती है, हाउ कैन आई हैव कंप्लेंट्स अगेंस्ट अ मैन हु हैज गिवन मी सो मेनी मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। कही कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकता हूं जिसने मेरी जिंदगी में हजारों खुशियों के पल दिया हो। क्या कंप्लेन करे तुमसे? 8 साल हमारा रिश्ता रहा, 8 साल के कितने मेमोरीज हैं, वो हंसना, लड़ना, झगड़ना, मनाना, रूठना, इतने सारे चीज दिए तुम मुझे, और अब हम तुमसे क्या कंप्लेन करें? कोई कंप्लेन नहीं है मुझे, मेरे लिए वही काफी है। अगर यही नियति को पसंद है, अलग ही होना है तो होंगे, उसमें कंप्लेन क्या करना। आगे वो क्या कहती है? आई थिंक इफ यू आर हैप्पी दिस वे आई शुड नॉट बी सो मीन एज नॉट टू फील हैप्पी फॉर यू। करिए कि अगर तुमको लगता है कि यही रास्ता तुम्हारे लिए सही है तो मेरा कोई हक नहीं बनता है कि हम उसमें कंप्लेन करें, शिकायत करें या ये सारी चीजें करें। अगर वो हम करते हैं तो फिर हमको तुमसे प्यार कहाँ? प्यार का मतलब है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। अगर आपको ये पसंद है कि हमको अलग होना है तो अलग होते हैं, आपके लिए वो भी कर लेंगे और कोई कंप्लेन मेरा नहीं है। समझ गई? गुड बाय एंड टेक केयर। और कहती है कि गुड बाय, अपना ख्याल रखना। समझ गए? पूरा कहानी समझो कि वो मेरी बेतुकी कहानी को धैर्यपूर्वक सुनी, कोई भावना नहीं दिखाई और बिल चुकाने पर जोर दिया। लेखक पूछते हैं कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं है, एकदम आंख में नम होके और आवाज भारी करके। लेकिन वहां पे लड़की जो है वो दोनों हाथ से लेखक के हाथ पकड़ती है और कहती है कि जिस आदमी ने मुझे इतने खुशी के पल दिए हैं उससे मुझे क्या शिकायत हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर तुम इस तरह खुश हो तो मुझे भी इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे भी खुश रहना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं भी खुश रहूं। और ऐसा थोड़े मैं प्रेमिका हूं तुम्हारे लिए खुश न रहूं तो काहे की प्रेमिका। और उसके बाद वो कहती है अलविदा, अपना ख्याल रखना। ठीक, इसके बाद ये दोनों हो गए अलग। आगे देखिए, दैट वाज द लास्ट आई सा फॉर हर। कह रहा है कि वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था, क्योंकि उसके बाद ये लोग अलग हो गए। समझी? तू बिछड़े तो जी ना पाएंगे। कहानी खत्म। अभी रुको, अभी कैसे खत्म होगा? अभी इंटरवल हुआ है। अब सेकंड पार्ट सुनो। I felt shy of inviting her to my wedding and never mentioned about her to my wife. लड़के की शादी हो गई लेखक की, लेकिन ये इनको अपने आप में इतनी शर्मिंदगी थी कि इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को अपने विवाह में निमंत्रण भेजे, बुलाएं कि मेरी शादी में आओ। नहीं बुलाए। और कभी भी अपने पत्नी से भी उस लड़की के बारे में जिक्र नहीं किए। उसको एक कहानी बना करके अंदर दबा के रह गए और जीने का सहारा बना लिए। किस चीज को? जर्नलिज्म को। पत्रकारिता करते रहे और इस कहानी को दबाए रखे। हर डैड हैड बीन ट्रांसफर्ड इन द मेन टाइम एंड द स्टोरी ऑफ माई रोमांस अपीयर टू बी पार्ट ऑफ माई चेरिश्ड मेमोरी। और इसके लेखक के शादी के कुछ दिनों ही बाद जो इनकी प्रेमिका थी उनके पिताजी का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो लोग कहीं और चले जाते हैं और उसके बाद इनका कहानी द एंड वो एक मेमोरी बन करके इनके दिमाग में, इनके मन में, इनके दिल में रह जाता है। समझ गई? उसके बाद आगे कर रहे हैं, माई लाइफ फॉर 8 years seemed dead until a phone call brought back cascades of नोस्टैल्जिक सेंटिमेंट्स। और कह रहा है कि मेरा जिंदगी वो 8 साल के बिना एकदम नरक जैसा था, यानी मरा हुआ था, कोई मतलब नहीं था। वो एक 8 साल का जीवन और उसके बाद का ये जीवन एकदम बेकार था, तब तक जब तक कि मुझे एक कॉल नहीं आया। ये कॉल आता है 2 साल बाद, यानी कि इनकी शादी से 2 साल तक इनका जीवन एकदम बेकार था। जो 8 साल पहले जिए थे वैसा जिंदगी नहीं था। ये 2 साल एकदम कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे खराब जिंदगी था। तब तक के लिए खराब था जब तक कि कॉल नहीं आया। अब यहाँ पे वो कॉल आता है, ठीक, और वो कॉल जैसे ही आता है लेखक कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो यादों की जैसे कि बाढ़ आ गई। वो 8 साल के सारे मेमोरीज फिर से नए हो गए, वो सारी बातें फिर से याद आने लगी थी। क्यों याद आने लगी भाई? ऐसा कहा था फोन में, कहा था कॉल में,
तो देखिए, शी वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन एग्जैक्टली 2 years लेटर इनवाइटिंग मी टू हर वेडिंग रिसेप्शन। 2 साल बाद उस लड़की का कॉल आया था, और जैसे वो लड़की की आवाज सुने, इनका 8 साल का जो रिश्ता था, जो यादें थी, वो फिर से ताजा हो गई। एकाएक सब यादें इनके दिमाग में आने लगी। ठीक, लड़की कॉल क्यों की थी? तो लड़की की शादी हो गई थी और उसका रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में वो इसको इनवाइट कर रहे हैं, लेखक को, कि आपको मेरे रिसेप्शन में आना है। I had realized my monumental folly of having let go her, and I resolved to attend her wedding, escorted by my better half, of course. अब यहाँ पे जब उसकी आवाज सुने तो करें कि तब मुझे अपनी इस भूल का एहसास हुआ कि हम क्या गंवाए हैं, क्या खोए हैं। ठीक, और वो अपनी इस मूर्खता पे पछतावा भी कर रहे हैं। उनको ये भी एहसास हो रहा है कि हम क्या गंवा दिए, क्या मूर्खता किए हैं। और उसी क्षण वो डिसाइड किए कि इसके रिसेप्शन में हम जाएंगे, और बिना अपनी पत्नी के जाएंगे, क्योंकि वो ये कहानी नहीं जान रही है, तो जाने का डिसीजन किए। देखो, जिंदगी में होता ही है ना कि जब वो व्यक्ति तुम्हारे पास रहेगा ना, तब उसकी कदर आपको नहीं होगा। ठीक, उसकी अहमियत आपको पता नहीं चलेगा। वो दूर भी चला जाएगा तो भी उतना नहीं चलेगा, अहमियत पता चलेगा लेकिन उतना नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि ये व्यक्ति अब मेरा नहीं है, ये किसी और का हो गया, तब उसकी असली अहमियत पता चलती है। और जब वो अहमियत पता चलती है तो रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। लगेगा कि कोई टाइम मशीन आता, कहानी को ऐसे ऐसे घुमा के पीछे ले जाते और यहाँ से अपने कहानी को हम सही कर लेते, लेकिन वो होता नहीं है, बस रह जाता है एक पछतावा। लेखक के सामने वही चीज हुआ था। खुद शादी कर लेते लेकिन लड़की की तो नहीं हुई थी। जैसे वो वेडिंग की बात की और रिसेप्शन की, तो इनको ये पूरे तरह से एहसास हो गया कि अब वो लड़की मेरी नहीं है, कोई हक नहीं, वो तो किसी और की हो गई। और तब इनको अपनी गलती, अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ, समझी, और कहें कि कम से कम उसकी शादी में तो हम, रिसेप्शन में तो जरूर जाएंगे। एज आई शूक हैंड्स विद हर हस्बैंड, आई हैंडसम IAS ऑफिसर एट हर रिसेप्शन, शी फ्लैश्ड हर डिस्मिंगली endearing smile, meet my husband, how stand he wanted to be a journalist। अब ये उसके यहाँ जाते हैं रिसेप्शन में, कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया, उसके हस्बैंड से जब हाथ मिलाया, तो लड़की जो है वही पुराना अंदाज में, वही मुस्कान छेड़ते हुए, जो कभी खत्म नहीं हुई थी उसके चेहरे से, जो उसके खूबसूरती का एक बहुत बड़ा वजह था, उसके मुस्कान। उस मुस्कान के साथ वो बताती है कि मेरे जो ये हस्बैंड है वो एक IAS ऑफिसर हैं। और कितनी अजीब बात है, वो व्यक्ति जर्नलिस्ट बनना चाहता था, समझी। जैसे मैं, मेरी प्रेमिका मुझसे अलग हो गई, हम चाहते थे IAS बनना, वो चाहती थी कि हम क्या बने, जर्नलिस्ट। तो हम उसके लिए जर्नलिस्ट बन गए, अलग हुए था। फिर उसके शादी में हम गए और उसके हस्बैंड से मिले, उसका हस्बैंड IAS ऑफिसर है, जबकि वो बनना क्या चाहता था, जर्नलिस्ट। तो कहे कि अजीब चीज है, हम IAS बनना चाहते थे, इसके लिए जर्नलिस्ट बन गए। ये व्यक्ति जर्नलिस्ट बनना चाहता था, ये लड़की IAS से शादी कर ली। कहीं ना कहीं वो लड़की उस IAS से शादी करने के लिए इसीलिए राजी हुई क्योंकि ये लड़का, उसका प्रेमी क्या बनना चाहता था, IAS। तो लड़के ने लड़की की याद को अपना लिया कि तुम जो बनाना चाहती थी, जो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड हो, वो हम बन गए। और लड़की ने उस लड़के को चीज को अपना ली कि तुम IAS बनना चाहता था, तो लो हम IAS से ही शादी कर ली कि एक मेमोरी बना रहे, समझी। इस तरह के दोनों का लव स्टोरी है। दूसरा के IAS नाम है, आगे देखिए, बस 5 मिनट। I struggled to retain my plastered grin when her hubby told me, thanks, but for you I would not have got her. Still I wonder why on earth did she have to leave a guy like you। अब यहाँ पे करिए, लेखक कर रहा है कि उस समय हम अपने चेहरे पर जो फीकी मुस्कान थी, उस मुस्कान को बनाए रखने की कोशिश की। जब उसके पति ने मुझसे कहा, क्या कहा कि धन्यवाद, लेखक को धन्यवाद कर रहा है उसका पति,
क्यों कर रहा है? कहा कि अगर आप न होते तो शायद मुझे यह नहीं मिलती। फिर भी मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि उसने आप जैसे व्यक्ति को छोड़ने की जरूरत क्यों महसूस की। अब सुनो कहानी में हुआ क्या। प्रेमिका जो इसकी है शादी से पहले ही अपने प्रेमी को सब बात, नहीं अपने पति को सब बात बता दी है और उस कहानी को घुमा दी है। छोड़ा कौन है? लड़का की लड़की? लकड़ा छोड़ा ना, लड़का छोड़ दिया, लेकिन ये अपनी पति से कही कि हम छोड़ दिए उसको। तो उसी बात पे उसका हस्बैंड कह रहा है कि आप जैसे जर्नलिस्ट को, क्योंकि ये खुद ही जर्नलिस्ट बनना चाहता था, ताकि आप जैसे व्यक्ति को ये क्यों छोड़ी ये मुझे समझ में नहीं आता है आज तक। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर वो आपको ना छोड़ती तो मुझे नहीं मिलती, तो मुझे मिली, ये मेरी किस्मत है। लेकिन एक वो सवाल हमेशा दिमाग में रहता है कि वो आपको छोड़ी क्यों। अभी सुन सुन के लेखक टेंशन में, वो छोड़ी हमारा, ऐसे कैसे छोड़े तो हम थे उसको। तो वो देखो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर अ व्हाइल इट लॉक्ड एज दाउ आई हैड लॉस्ट ऑल रीजंस टू लिव, कि उसी क्षण कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे जीने के सारे कारण खत्म हो गए हैं। छोड़ा मैं, वो अपने ऊपर इल्जाम ले ली। कितना गिरा हुआ आदमी है हम, ठीक, कि सारे रीजन खत्म हो गए। हियर वाज अ वुमन हु was deceived by me and yet had no hesitation in not only giving me a clean sheet but also telling her husband about her past period to embarking upon the conjugal life। वो कर रहा है कि एक तरफ ये लड़की है जिसको मैंने छोड़ा, फिर भी वो मुझे क्लीन चिट दे दी, वो मुझे बेगुनाह साबित कर दी अपने पति की नजर में कि वो गलत, हम गलत नहीं है। गलत कौन है? लड़की। समझ में आ रहा है? लड़की जो है, हाँ, लड़की अपने पति से कर रही है कि लड़का गलत नहीं है, हम ही उसको छोड़ दिए। तो कह रहे कि ये लड़की है जो एक तो कि सबसे बड़ी हिम्मत की वो अपने पति के सामने बोल रही है। लड़कियां बताती नहीं अपने पति से, रिश्ता खराब हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ठीक, तो बताती नहीं। तो पहला कि इसको हिम्मत के दाद देना पड़ेगा कि बताई, और बताई भी तो उसमें हमको विलेन बना देना चाहिए था, लेखक को विलेन बनाना चाहिए था। लेकिन वो लेखक को हीरो बना के खुद ही विलेन बन गई, यानी अपने प्रेमी को हीरो बनाए हुए कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो हमको नहीं छोड़ा है, हम ही उसको छोड़ दिए हैं। समझिए, ये बात सोच के इसको बहुत मतलब अंदर से बुरा लगा और लगा कि जीने का कोई कारण भी मेरे पास नहीं है। क्यों लगा? एक लड़की को अपने पति को सब कुछ बता दी और अपने प्रेमी को हीरो भी बना दी, और ये एक लड़का होकर के अपनी पत्नी से एक बात भी शेयर नहीं कर पाया है। तो ये सब कुछ ऐसे कारण है जिसके वजह से इसको अपने आप में शर्मिंदगी होने लगी कि एक हम है और एक ये है। आगे बस इतने हैं, खत्म हो गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज आई वॉज ऑल्सो अगली फ्रॉम विद इन एंड डिस्पाइट आवर 8 years ऑफ togetherness her goodness had not rubbed off on me in any way। और कहा कि पहली बार जीवन में हमको यह एहसास हुआ कि हम भीतर से कितना बदसूरत गिरे हुआ इंसान है। समझिए, क्योंकि 8 वर्षों तक उस लड़के के साथ ही रहे और इतना वर्ष रहने के बाद भी वो करें कि उसकी एक भी अच्छाई का अंश मेरे ऊपर नहीं पड़ा। एक अच्छाई का भी अंश उसका मेरे ऊपर पड़ जाता तो इतना आज हमको शर्मिंदगी नहीं होती। समझ गए? तो उसके साथ रहे लेकिन उसकी खूबियों को ये नहीं सीखे, और उस बात का इनको कहीं ना कहीं पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। समझ गए? तो कहानी में मुख्य रूप से यही था, यही प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी होती है। समझ गए?